गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने वैक्सीन वगैरह पढ़ लिया था। हाँ, हमने कुछ एंटीबायोटिक्स का नेम कहा था आपको याद रखने के लिए। पहला एंटीबायोटिक्स कौन था? हाँ, कौन था? पेनिसिलिन। गुड। कौन बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही है। कब बनाए थे? इन 1929। और कुछ हाँ एंटीबायोटिक्स के नेम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ग्रेमिसिडाइन। चलिए आज हम आगे पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। अब जो वैक्सीन है वो एक्चुअली काम कैसे करता है। अच्छा टॉपिक है, देखिए। सो हेडिंग आप बना लेंगे, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी। माइक्रोब्स कौन है? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते। जब कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। फिर वो हमारे अंदर जाने के बाद वो एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी जनरेट करते हैं, जो क्या करता है? इन्वेडर्स से लड़ने में हेल्प करता है। अभी ये इन्वेडर्स कौन है? जो बाहर से आने वाले होते हैं, अननोन। जो अननोन जर्म्स आ जाते हैं उनसे लड़ने में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से अगर आपका एंटीबॉडीज अगर आपको स्ट्रॉन्ग है किससे? अननोन जर्म्स से, तो आप बीमार नहीं होंगे। अगर वीक है तो आप बीमार हो जाएंगे। These antibodies destroy the weakened microbes and remain in the blood to fight any further attack by such disease causing microbes। और फिर ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज जो माइक्रोब्स आ जाते हैं बाहर से उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड में ही रहते हैं, ये बाहर नहीं जाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड के अंदर ही रहते हैं। और अगर बाद में फिर कोई आता है तो उससे भी लड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रेन आर मोर सेंसिटिव। तो आप ये लिख लीजिएगा, चिल्ड्रेन आर मोर सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्यों? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी सच हार्मफुल माइक्रोब्स। अगर हमें उनको किसी हार्मफुल माइक्रोब से बचाना है, देन अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स मस्ट बी गिवन एट सुटेबल एज। तो उनको हर एक एज पे जो फिक्स होती है हमें कई सारे वैक्सीन्स लगवाने पड़ते हैं। आपने हमेशा नाम सुना होगा पोलियो का, आपने सुना होगा टीकाकरण। बच्चे जब 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर के होते हैं तो उनको वैक्सीन्स लगती रहती है। लगता है? हाँ, दैट इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट immunizations and antibodies in the body. Such vaccines are easily available in hospitals and health centers. ये कहाँ मिल जाते हैं? आराम से हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर्स पे। The following chart gives the recommended schedule of the immunization of children. अच्छा, हमारे पास चार्ट दे रखा हुआ है, इसमें ये बताएगा किस एज में बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। देखिए, पहला सून आफ्टर बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, उसके कुछ ही महीनों के अंदर उसको स्मॉल पॉक्स या BCG, क्या स्मॉल पॉक्स या BCG का टीका लगता है, यानी कि वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट, जब वो 4 महीने का हो जाता है और 9 महीने के होने से पहले, यानी 4 महीने के बाद या 9 महीने से पहले बीच में कभी भी, उसे क्या लगता है? DPT। ये है ट्रिपल वैक्सीन, 2 डोज एट एन इंटरवल ऑफ 8 to 12 वीक्स। और कब दिया जाता है? 8 से 12 वीक के गैप पे। फिर पोलियो दिया जाता है, ओरल का मतलब ऐसे ड्रॉप से पिलाया जाता है, 3 डोज एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स। हाँ, 4 या 6 वीक, यानी कि 1 महीने 1.5 महीने के गैप पे उसको 3 बार पिलाया जाता है। फिर 1 साल के होने पर फिर से स्मॉल पॉक्स का लगेगा रीवैक्सीनेशन, जो कब लगा था? ठीक जन्म के बाद सबसे पहले लगा था, उसके बाद फिर से वो स्मॉल पॉक्स का टीका लगेगा। फिर 1.5 से 2 साल होने पर DPT, वही जो दूसरा वाला टीका था, लेकिन इस बार डोज क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। डोज का मतलब अमाउंट बढ़ा देंगे। पोलियो, ये भी बढ़ा दिया जाएगा। फिर 3 से 4 साल होने पर फिर से स्मॉल पॉक्स का टीका लगेगा। फिर 5 से 6 होने पे फिर DPT का एक्स्ट्रा डोज,
और टाइफाइड का वैक्सीन लगता है। कब? 2 डोज एट एन इंटरवल ऑफ 1 to 2 months, 1 या 2 महीने के गैप के बाद करके 2 डोज लगते हैं, 2 बार। तो ये था एक लाइफ सर्कल, कब हमें कौन सा वैक्सीन बच्चों को लगवाना चाहिए। अगर आपके घर पे कोई बच्चा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेरेंट्स को बताइए और उनको भी ये टीके लगवाइए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। डू यू नो द प्रैक्टिस ऑफ इंजेक्टिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ वीकेंड और किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इनटू एन एनिमल बॉडी टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट द डिजीज कॉल्ड वैक्सीनेशन। हाँ, पता है वैक्सीनेशन क्या होती है? जो कमजोर माइक्रोब्स होते हैं या फिर ऐसे माइक्रोब्स जिनको हम मार डालते हैं, क्या करते हैं, उनकी छोटी सी अमाउंट में डोज बनाते हैं, फिर इंजेक्शन के हेल्प से बॉडीज में डालते हैं, जिससे एंटीबॉडीज जनरेट होती है और वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। क्लियर है? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। जिससे किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वैक्सीन। सेकेंड देखिए, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ये हमारे काम का है, आप इसको नोट करेंगे कॉपी में। एडवर्ड जेनर, he was the first scientist who discovered the first vaccine against smallpox. क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट, द वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन और एनिमल बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द डिजीज। हाँ, जो वैक्सीन होती है वो कब लगाई जाती है? ज़्यादातर बीमारी होने से पहले। लेकिन अगर बीमारी हो गई तो क्या? तो पहले हम ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद वैक्सीन देते हैं। क्लियर है? हाँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो, डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस इज प्रोवाइडेड थ्रू वैक्सीनेशन। अगर हमें ऐसी बीमारियों से, ये जो खतरनाक बीमारियां हैं कौन कौन सी? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो, डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? वैक्सीनेशंस लेना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल कौन था? राइजोबियम। देखिए, डू यू नो, क्या आपको पता है? द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये जो ब्लू ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं और जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्ट बनाकर सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि प्लांट्स, ट्रीज या सीरियल्स उसको ऑब्जर्व करके खुद को फर्टाइल कर लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखिए, पहला पॉइंट हेडिंग क्या रहेगी आपकी? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसमें ये दोनों पॉइंट ही आपको लिखना है बस। द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल। अभी तो यही बात हो रही थी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये क्या करते हैं? बाहर जो एयर में नाइट्रोजन है इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? सॉइल में मिक्स कर देते हैं, एक्चुअली सॉल्ट के फॉर्म में। फिर वहाँ से रूट्स की हेल्प से ये ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ द लेजुमिनस प्लांट्स। हाँ, लेजुमिनस यानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। तो जो लेजुमिनस प्लांट्स है जैसे कि मूंग हो गया, अरहर हो गया, इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक, वो क्या करते हैं? बाहर एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को भी ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करते हैं, किसमें? कंपाउंड्स में, नाइट्रेट्स में, सॉल्ट में, और वो किसमें मिक्स हो जाता है? सॉइल में। इससे फर्टिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कि हमें ज़्यादातर यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज ए रिजल्ट दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। इससे क्या होगा? नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ गया तो फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा तो मैं ज़्यादा देर पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? एनर्जी। इन द सेम वे उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? नाइट्रोजन से। अगर नाइट्रोजन मिल रहा है तो वो अच्छा डेवलप करेंगे तो हमें जो उनसे सीरियल्स मिलेंगे, ग्रेन्स मिलेंगे, वो भी क्या होगा? हेल्दी और ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट देखिए मेरे पास कुछ डायग्राम है, आप चाहें तो देख लीजिए। ये जो 2 डायग्राम हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। आपके पास बुक होगा, आप आराम से बुक में देख लीजिए, अगर नहीं है बुक तो आप बुक परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ ए लेज्यूम प्लांट। ये देखिए ये नोड्यूल्स को दिखाया गया है, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, आपके बुक में ज़्यादा क्लियर ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि आराम से सॉइल में मिक्स हो जाए और फर्टिलिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्लींसिंग द इन्वायरमेंट। अब ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। मेनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस। बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर को, यानी कि जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, ऐसे बॉडीज को वो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, यानी उनको खाते खाते खत्म कर देते हैं। इससे क्या होगी? गंदगी कम हो जाएगी। सच सिंपलर सब्सटेंस गेट इनटू द सॉयल एंड यूज्ड बाय अदर प्लांट्स, और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होकर कहाँ मिल जाते हैं? सॉयल में। दस माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्ट एज द क्लींसिंग एजेंट ऑफ द नेचर, और इस तरह से वो नेचर को साफ रखने में हेल्प करते हैं। अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो क्या होता? वो पूरा जगह गंदा हो जाता। हम और आप तो जाके जंगल साफ करेंगे नहीं करते ना, तो फिर वो पूरा जंगल स्मेल करने लगता। एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? हाँ, दोज बैक्टीरियाज विच डज नॉट डिपेंड ऑन ऑक्सीजन डिग्रेड द एनिमल डंग इनटू बायोगैस। वो क्या करते हैं? जो जानवरों के गोबर होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? बायोगैस में। एंड द लेफ्ट ओवर स्लरी कैन बी यूज एज मैन्योर, और फिर जो छोटा सा क्या लिक्विड पार्ट बचता है, थोड़ा सा गीला सा, उससे हम क्या यूज करते हैं? गोबर के तौर पे यूज करते हैं या खाद वगैरह के तौर पे यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं? उसको ले जाके अपने खेतों में फेंक देता है, जिससे क्या होती है? फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब आपके पास ये होमवर्क है, सो नाउ वी नो, आप इसको घर पे पढ़ेंगे, बस हम डिस्कस करेंगे लेकिन आप इसको पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।